रिपोर्ट के अहम नुकात अतियात से मुताल्लिक़ गलत मालूमात दी गई, कैश रसीदों और बैंक स्टेटमेंट में अदम मुताबिकत है, न्यूजीलैंड कनाडा के अकाउंट्स तक एक्सेस ही नहीं दिया गया। आप जो हर बात पे ये कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि मैंने कहा, सर काइंडली गरीब आदमी हूँ, मेरा कंधा मत इस्तेमाल कीजिए। पाकिस्तान की तारीख में एक ज़माने में 52 में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी, फिर ख़त्म हुई, उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी पर लगी और तीसरी माशाल्लाह इस पर पाबंदी लगने वाली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रोग्राम में अपने असल मुद्दे पर आने से पहले सानहा मरी पर बात करता चलूं। एक ऐसा सानहा जिसने इस वक्त पूरी कौम को अपनी जानिब मबजूल कर लिया है, पूरी कौम की तवज्जुहात को। इंतहाई शदीद मौसम ने बताया जा रहा है कि एक ही ख़ानदान समेत, एक ही ख़ानदान के 8 अफराद समेत 22 अफराद की जान ले ली। मलका कोसार मरी में हर साल लोग ये मौसम, इसकी खुशियां मनाने के लिए जाते हैं। इस साल भी इरादा तो कुछ यही था, लेकिन कातिब तकदीर को मंजूर कुछ और था। लेकिन इल्ज़ाम कातिब तकदीर पर डालना मकसूद हरगिज़ नहीं। ये कतई ह्यूमन कैलकुलेशंस का एरर है, ये कतई पुअर गवर्नेंस की मिसाल है। और इस पर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान की हुकूमत इस पर जो कुछ कर रही है, वो किसी तौर भी मुनासिब हरगिज़ नहीं। ऐसा सानहा जिसकी वीडियोस इंसान का दिल दहला दे। छोटे छोटे मासूम बच्चे सर्दी में अकड़ के अपनी गाड़ियों में मुर्दा पाए गए हैं। एक ASI का चर्चा बड़ा हो रहा था जो अपने पूरे ख़ानदान समेत लुक़्मा अजल बन गया। ऐसे कितने ही घराने इस वक्त लबे सड़क किसी इमदाद के मुंतज़िर हैं। हस्बे दस्तूर इस मर्तबा भी जमहूरियों ने पाक फ़ौज का कंधा इस्तेमाल किया है। वो जो बड़े इतराते फिरते थे कि हमने इदारे बहाल कर दिए हैं, एक मर्तबा फिर उनकी भविष्यवाणी नाकाम हो गई है। एक मर्तबा फिर साबित हो गया कि जमहूरियत की जितनी लंबी लंबी छलांगें ये जमहूरियत लगाएं, इन्होंने झक मारने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। इसका नज़ला पिछले 30 साल या 300 साल पे गिरा है। डोंट केयर। सूरत हाल इस वक्त ये जो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, एक मर्तबा फिर पाक फौज का कंधा इस्तेमाल करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अल्लाह करे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो सके। अल्लाह करे कि वो तमाम लोग जो इस वक्त इस एक मुसीबत और परेशानी के आलम में हैं, उन्हें फौरी इमदाद मिल सके। वज़ीर आज़म ने हस्बे रिवायत इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है, जैसे कि उनकी इंक्वायरी के ऑर्डर कर देने से कुछ ना कुछ हो जाएगा। फजूल बात है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफतज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये भी झक मार रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी साहब, ऐसा हो सकता है कि कोई कुदरती आफत और सानिया आए और फवाद चौधरी नामी आफत का जिक्र ना आए। फवाद चौधरी नामी वजीर ने क्या बयान दिया है? पहले काफ लीग के, फिर पीपल्स पार्टी के और अब PTI के मुकर्रब फवाद चौधरी ने फरमाया है कुदरती आफत है और कुदरती आफत में ऐसा होता है। हम मैट्रिक पास लोग हैं, हमें इतना ज़रूर पता है कि ऐसा होता है। आप इंटेलेक्चुअल आखिरी नहीं है सुरुए ज़मीन पर जो हमें ये बता रहे हैं। हमें भी मालूम है कि ऐसा होता है, लेकिन इस वक्त ये झक मारने की ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त ये हज़ियान बकने की ज़रूरत नहीं थी कि कुदरती आफत में ऐसा होता है। गोया जितनी भी जानें चली जाएं, उनको आप कुदरती आफत कह करके और कंधों से मट्टी झाड़ देंगे। वाय मजबूरी। फवाद चौधरी मिनिस्टर हैं और वो भी इंफॉर्मेशन के। शहबाज शरीफ साहब की हरकत ज़रा देखिए। मरी में अमवात इंतज़ामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत कर दर्दनाक वाक़या है। हम भी जानते हैं, लेकिन इस वक्त क्या ज़रूरी था कि ये बोलते। राना सनाउल्लाह ने आओ देखा ना ताओ इल्ज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान के कंधे पे रख दिया। इमरान खान ने लोगों को टेलीफोन करके बुलवाया था वहां पे। इस वक्त भी पूरी हुकूमत
मुल्तजी है लोगों से अपीलें करने में कि अल्लाह का वास्ता वहां मत आओ। और मेरी और आपकी कैलकुलेशन यह है कि हम सरकार को नीचा दिखाने के लिए अपनी जानों को रिस्क में डालने के लिए तैयार हैं। तो फिर सरकार क्या करेगी? मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, हिफाजती इक़दामात करना है। गोया इससे पहले के दौर में मरियम नवाज के पप्पा जानी सारे इंतजामात करके गए थे, इमरान खान ने आके खराब कर दिया। बिलावल साहब कह रहे हैं सयाहों को संगीन सूरत-ए-हाल से पहले आगाह किया जाता तो सानेहा रोनुमा ना होता। बात ठीक है, बात ठीक है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जिनके अपने इस एक सानहे में लुक़्मा अजल बने हैं, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस एक मामले में डाल दिया है, परवरदिगार आलम उन सब को हिम्मत दे, उनकी बर वक्त इमदाद को अल्लाह ताला यकीनी बनाए। परवरदिगार आलम हम सब का हामी और नासिर और मददगार हो। प्रोग्राम के अपने फॉर्मेट की तरफ लौटते हैं। वो मौजू जिस पर तकरीबन 3-4 रोज़ मैंने सर्व किए, एक एक करके विंडो में वो तमाम खबरें, वो तीनों खबरें मुल्क के 3 बड़े उर्दू मौक़र जरीदों की, रोज़नामों की चलाइए। वो 3 खबरें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, खबरें यस, एक एक खबर पढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ ने बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए छुपाए। स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन, अतियात से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम की गई। दूसरी खबर पढ़ते हैं PTI ने अकाउंट्स छुपाए, फॉरेन फंडिंग केस की समाअत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिपोर्ट खुफिया रखने के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। और तीसरी खबर PTI ने कई बैंक अकाउंट्स छुपाए, स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की इस तहलका खेज रिपोर्ट से नाम नेहाद सदाकत और अमानत के बुत पाश पाश हो चुके हैं। PTI के कई खुफिया या एक कम अज कम खुफिया बैंक अकाउंट सामने आया है। 31 करोड़ रुपए का कोई हिसाब मौजूद ही नहीं। गोया फॉरेन फंडिंग केस का जिन अपनी बोतल से निकल आया है। रिपोर्ट के अहम नुकात, अतियात से मुताल्लिक गलत मालूमात दी गई, कैश रसीदों और बैंक स्टेटमेंट में अदम मुताबिकत है, न्यूजीलैंड कनाडा के अकाउंट्स तक एक्सेस ही नहीं दिया गया। PTI ने आखिर में अतमाम हुज्जत करते हुए, हार मानते हुए इस रिपोर्ट को खुफिया रखने, पब्लिक न करने की इस्तदा की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी डिस्क्रेशन को यूज करते हुए ये बात कतई मानने से इनकार कर दिया। कौम उनका एहसान मानती है। और अब आप ये देखिए कि इन तमाम बातों से कता नजर पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम क्या राग अलाप रहा है। हैंडसम का ट्वीट जरा चलाओ भाई, इमरान खान साहब का ट्वीट, मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों के एहतियात पर मुश्तमिल PTI की फंडिंग की पड़ताल का खैर मकदम करता हूं। हमारे नज़्म माल को जितना खंगाला जाएगा उतनी ही सराहत से हक़ाइक़ वाज़े होंगे और कौम समझ सकेगी कि कैसे PTI ही वो वाहिद सियासी जमात है जिसका नज़्म माल पॉलिटिकल फंड रेजिंग के उस मरबूत निज़ाम पर वॉटेवर, गोया झूठ बोलूं तेरे मुंह पे, ये तमाम खबरें, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, स्क्रूटनी कमेटी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तज्जियाकार, तबसरा निगार, कॉलम नवीस, सहाफ़ी, वो सब झक मार रहे हैं और हमारा वजीर आजम सच बोल रहा है। कटहरे में खड़े होने के बाद ये कॉन्फिडेंस दीदनी है, अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। और जाहिर है कि जब हुकूमत का सरबराह एक लाइन ले लेता है तो उसके बाद वज़रा को और क्या कहा जाए। वज़रा क्या फरमाते हैं, इलेक्शन कमीशन को 1-1 रुपए का हिसाब दे दिया, नून लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग की तफसीलात भी सामने लाई जाएं। ये बिल्कुल वैसा है कि क्लासरूम में कोई चोरी करता हुआ बच्चा पकड़ा जाए तो अपने साथ साथ तमाम बच्चों के नाम उगलने लगता है कि वो भी था और वो भी था। वो था, उसको भी देखना चाहिए, प्रायोरिटी भी देखना चाहिए, लेकिन पहले आप अपना जवाब तो दीजिए। और जवाब क्या मिल रहा है हुजूर? फवाद चौधरी, हस्बे रिवायत फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं? यकीनन गलत ही होगा। कह रहे हैं फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई। इनको मतलब पता है सुरखरू का? थोड़ी बहुत उर्दू तो यकीनन क्लास में पढ़ी होगी। सुरखरू का मतलब किसी ने इनको शायद गलत बताया है। तहरीक इंसाफ की सुबकी हुई है, हजीमत से दो चार हुई है तहरीक इंसाफ, तहरीक अदम इंसाफ बन के सामने आई है। लेकिन फवाद चौधरी को कौन समझाएगा भाई? इस मुल्क में इतना पढ़ा लिखा कौन है? असद उमर, डॉक्टर अल्लामा असद उमर
साहब पाकिस्तान स्टील मिल्स को रेस्क्यू करने के दावेदार, पेट्रोल 40 रुपए बेचने के दाई, जिन्होंने कहा था कि हमारी सारी वीडियो सामने रखी है, 1 साल में अगर हम चेंजेस ना ला सके तो घर चले जाएंगे, आज तक घर नहीं गए, वजीर हैं खैर से। बताते हैं कि इंसाफ का पैमाना एक होना चाहिए, इसमें कौन सी नई बात है, तो हम बात जानते हैं। फर्रुख हबीब साहब फरमाते हैं खुली अदालत में समाअत की जाए, मैं कहता हूं फौजी अदालत में चलाए जाए, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, तमाम को जिन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन हुजूर एक जानिब आपकी तवज्जो मजीद मबजूल कराऊं, अली जैदी साहब ने एक और सनसनीखेज एतराफ करके कौम को परेशानी उलझन में डाल दिया। हालांकि हमें तो यह पता था, वो जुगाड़िया, वो दिहाड़िया, वो जय्यद मुस्तनद डाकू जिसने बिल गेट्स को लूट लिया, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट नहीं, बिल गेट्स ऑफ कोरोना वाले बाबा, बिल गेट्स ऑफ कोरोना को जिसने लूट लिया, जिसको दयारे गैर में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड का मुंह देखना पड़ा, जिसका अपना विला तक बिक गया, वो आरिफ नकवी ऑफ अबराज, जिसके बारे में मेरे शो में मुस्तफा कमाल गला फाड़ फाड़ के कहते रहे कि इमरान खान और आरिफ नकवी ट्राइका कराची वालों पर भारी पड़ रही है। आज सामने आ गई वो बात कि अली जैदी ने एक शो में मारूफ करंट अफेयर एंकर के साथ बैठ करके कबूला कि आरिफ नकवी ऑफ अबराज का $21 लाख का एहसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाजुक कंधों पर है। एक मारूफ जय्यद मुस्तनद डाकू तहरीक इंसाफ के सरबरा कायदे तहरीक को $21 लाख किस बात के लिए डोनेशन दे रहा है? कोई है जो ये सोचे? इसका जवाब शायद सबको मालूम है, इसका जवाब शायद सबको मालूम है, लेकिन जरूरतों के गुलामों से इसका जवाब मिलेगा नहीं। तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के मुताबिक कोई भी पार्टी गैर मुल्कियों या कंपनियों से फंडिंग नहीं ले सकती और इस कानून की खिलाफवर्जी करने वाली सियासी जमात को तहलील किया जा सकता है। तो क्या तहरीक इंसाफ को तहलील किया जाएगा? और अगर ऐसा हो गया तो कितने पेटों पर अचानक से लात पड़ सकती है? जमहूरियत को कुछ नहीं होना, जमहूरियत का कुछ नहीं होना। जमहूरियत जैसे पहले घसी पिटी चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। एक और नाम जाएगा, एक और नाम आएगा। बुरा हुआ है तो जमहूर के साथ, बुरा हुआ है तो इसे एक दावे के साथ कि हम आएंगे तो तब्दीली लाएंगे, ग्रीन पासपोर्ट की हुर्मत बहाल होगी, हैंडसम, सादिक और अमीन हैं। तो वो दो अशखास बाबाए पीटीआई और वो जिन्होंने 10 लाख पेंशन के एवज सादिक और अमीन करार दिया था, क्या उनसे कोई सवाल किया जा सकता है? मेरा ख्याल है इसका जवाब सबको पता है। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूं। मोहतरम जनाब अमजद अली खान साहब, पाकिस्तान इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ प्रोग्राम में जलवागर हैं। मोहतरम कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया ऑडियो बी पर। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का अपनी शो में शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार की जानिब जाऊंगा। अमजद अली खान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब वाली जा, क्या हाल है? सर बड़ा लंबा इंट्रो दिए, गला थोड़ा सा बैठ गया। मैंने तो समझा कि आज, मैंने तो कहा नूर आज तुमने ही खत्म करना है प्रोग्राम, इसलिए मैंने कहा हम खामोश ही बैठ। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता कि आप जैसी शख्सियत हो और आपसे बात ना करें। हुजूर ये क्या हो गया? 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल मतलब हरा हो गया? हरा तो नहीं, काला जरूर हो गया है सर। और डाकू कहते कहते डाकुओं से दोस्ती भी सामने आ गई और उसके बावजूद भी SHO जो है, थानेदार जो है, वो ईमानदार है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि थानेदार ईमानदार है और वो हमारा ब्रांड है और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हक़ाइक़ पहले भी सामने आ चुके हैं। हमने मज़ीद भी कहा है कि आप जितना चाहे प्रोब करें, हमने सारी चीज़ें पहले ही रखी हैं। देखें, इसमें हम पे इल्ज़ाम था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो इल्ज़ाम ख़त्म हो गया। दूसरा, आपको समझने की ज़रूरत है कि जितनी भी फंडिंग हुई है
विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। जितना भी फंड था वो सॉलिसिटर से बाकायदा अटेस्टेशन कराया गया। जिन लोगों ने भी दिया, चाहे 1 रुपया भी दिया, तो उन लोगों ने पूरा अपना जो एफिडेविट है वो हमें दिए कि हमने ये पैसे दिए हैं और वो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। तो एक तो बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। 2 ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया है और वो ट्रांजैक्शन थी एक 16 करोड़ की, एक 15 करोड़ की। एक ट्रांजैक्शन जो डबल हुई उसी को डबल समझा गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना मज़ीद क्लैरिफिकेशन दे दी गई। एक मेन उसमें हेड में आई जो सूबों को गई, वो भी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी तमाम तफसीलात दे दी जाएंगी। इसके अलावा कुछ फाल थे अकाउंट्स और कुछ गैर फाल थे। हम समझते हैं कि इनका फोरेंसिक ऑडिट कर लिया जाए और हमसे जितनी भी तफसीलात मांगी जाए ओपन फोरम में वो हम इंशाल्लाह ताला तमाम की तमाम इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी गई। दूसरी एक ये कहा गया कि हम कुछ छुपाना चाहते, नहीं, हम छुपाना नहीं चाहते। हमारा मौक़िफ़ ये था कि आए, हमारा भी साथ साथ ऑडिट करते जाए ओपन फोरम में और साथ दूसरी जमातों का भी साथ साथ करते रहे, ताकि ये पता चल सके कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका यकीन है और जिसका ईमान है कि हमने बिल्कुल फंड रेजिंग की है, पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है और इसको ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ, दूसरे लोगों के भी अकाउंट चेक कर लें जो फेक हैं और जिनके वजूद का भी नहीं पता कि ये पैसे आए कहाँ से और गए कहाँ पे हैं। तो ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना सिस्टम बनाया है वो कितना साफ और शफाफ है और दूसरों ने कितना बेहतर बनाया है, ये भी कौम को पता चल जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी थी सर। अब कौम इसमें को अगर पता किसी चलाने को की जहाँ तक डाउट बात है, इससे पहले कि ब्रेक की कॉल दे दी जाए। नूर, बात से देखे, हमने तो सारी चीजें रखी है, फिर भी जो कुछ पूछा जाएगा हमने पहले भी इसका खैर मकदम किया है, फिर भी करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि जब तक हम ट्रांसपेरेंट अंदाज से आगे नहीं बढ़ सकते ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सर, ईमान कुछ डोल सा रहा है ईमान की बात सुन करके, क्योंकि ईमानदारी की बात ये है, बल्कि ईमान से मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें ईमान कहीं नजर नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बात जी आप कह लीजिए, फिर मैं अपना सवाल दागूंगा। ऐसा थोड़ी मेरी बात, जहां अरबों की ट्रांजैक्शन रही है शौकत खाने में, हमारी नमज यूनिवर्सिटी में, वहां हमारा ईमान नहीं डोला, तो एक छोटी बात पे हमारा ईमान डोल जाएगा। सर थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ रखें, अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ मेरी बात सुन लेना, एक शख्सियत जिसका नाम इमरान खान है, वो अगर माफिया के खिलाफ डट के खड़ा है तो किसी बेस पे खड़ा है ना। अच्छा, वैसे हवा में के खिलाफ डट के खड़े, वैसे आपस की बात है, अगर वो खड़े नहीं बैठे होते या लेटे होते तो इसका मतलब है कि हम और ज्यादा जूते खाते, क्योंकि उनके डट के खड़े रहने में कौम के करोड़ों नहीं अरबों रुपए निकल गए। पहले चीनी बहरान, फिर गंदुम बहरान, फिर अद्वियात का बहरान, फिर पेट्रोल का बहरान, और डट के खड़ा है कप्तान। नाजरीन, इसी लतीफे के साथ मैं एक ब्रेक किया हूं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब जाएंगे कैसर अहमद शेख साहब की तरफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, सर एक बड़ा क्रिएटिव किस्म का, या शायद ऑब्जेक्शनेबल, मैंने बयान पढ़ा, ऑब्जेक्शनेबल टू ऑल पीटीआई वालाज। मैं चूंकि राइटर आदमी हूँ इसलिए मैं उसके कंटेंट पे बात कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा कि सदाकत और अमानत का मेकअप उतर गया। सर, इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब से या खुदा न खास्ता पीटीआई से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि जो बीच चौराहे पर ये हांडी जो है वो फूट गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन सदीकी, आज आपने बड़ी ही खुल के और बड़ी सही बातें की। और देखिए, बात यह है कि ये जो साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, इसका सबके सामने इसका भांडा फूट गया बीच चौराहे में।
हुआ क्या कि 2014 से ये जो फॉरेन फंडिंग केस है वो चल रहा था और उस पर तारीख ली जा रही थी। अब ये आसान सी बात है कि एक जो भी रेमिटेंस होती है, जितनी भी फॉरेन फंडिंग हुई है उसकी स्टेट बैंक के थ्रू रेमिटेंस हुई है। हर आदमी ये समझता है कि स्टेट बैंक के पास इसका रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड और इनको जो इन्होंने अपने अकाउंटों में शो किया या बताया, उसमें 31 करोड़ का फ़र्क है। अब ये फवाद चौधरी जैसा आदमी अगर वज़ीर ये कह दे कि वो एंट्रियां डबल हुई हैं, एक यानी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वही एंट्रियां हुई हैं, तो इतनी बोधी यानी ये इतनी इस किस्म की आर्गूमेंट है जिसको कोई तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। ये तो फिगर सबके सामने है और इलेक्शन कमीशन ने ये बात जो रिवील की और आपने तहरीक इंसाफ कहती रही कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करें, तो हर चीज़ तो क्लियर हो गई। और फिर ये मामूली बात नहीं है, वैसे तो ये बड़ा बार बार कहा गया ये मनी ट्रेल दें, तो ये 31 करोड़ की मनी ट्रेल तो सामने आ गई कि रेमिटेंस हुई है और वो कहाँ गई। और फिर आपने आरिफ नकवी की भी बात खोल दी कि ये जो कुछ उन्होंने फ़ंड दिए हैं, और फिर ये भी मुस्लिम ने साहब ने कोई टेंडर किया है नथिया गली में, उन्होंने भी इनको फ़ंड दिए हुए हैं। तो ऐसे लोगों से इन्होंने फ़ंड लिए और फिर अब जो कुछ अभी ये कह रहे हैं कि जी हम तो जो है वो साफ़ शफाफ हैं। जो कुछ आपने जैसे बताया कि गंदम माफिया, जो कुछ शुगर माफिया में किसी को कोई पकड़ा गया, या कुछ आज कोई चौथी सर्दी है जिसमें गैस माफिया चल रहा है। गैस ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, इंडस्ट्री के बाद आप गैस लेते ही नहीं हैं। जब ऑयल जो है वो $0 हो गया ना, तो तब तो आपने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है सर, हर बात में आप जो ये कह रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो हर बात पे ये कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि मैंने कहा, सर काइंडली गरीब आदमी हूँ, मेरा कंधा मत इस्तेमाल कीजिए। ये सब कुछ शाया शुदा है, ये सब कुछ ज़ुबान ज़दे आम है, ये सब कुछ जो है वो अखबारात और जराइद में मौजूद है, इस पर नेशनल मीडिया बात कर चुका है। मैं एक छोटा सा स्ट्रगलिंग एंकर हूँ सर, मुझ पर मत रखिए, मैं इन इल्ज़ामात का बोझ सहार नहीं पाऊँगा। और आपकी इसी दरख्वास्त, मेरी मुराद ये था इसी दरखास्त के साथ मैं थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा करता हूं। मेरी ये है कि वैसे ये तो सारे फैक्ट सबको पता है, आपने इस प्रोग्राम में ये बात बताई, वो तो मैं भी बता रहा हूं। मैं थोड़ा सा आपसे तवक्कुफ की इस्तदा करता हूं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, तरफ से कुछ भी नहीं है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ सारे के सारे पहले तयशुदा और रिवील्ड हैं। राइट सर, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। सर अजहद माजरत आपको इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए। सर पूछना ये था कि साफ चली शफाफ चली, सर ये कहाँ से चली थी और अब ये कहाँ को चली है? अगर इस पर आप कुछ लबकुशाई करना चाहें तो मैं सुनना चाहता हूँ। सर मैं क्या बोलूँ, ये तो सादिक और अमीन है जो साबिक वजीर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था। मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के आवाम के सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की एक पॉलिटिशियन थी जिसका नाम था जय ललिता, जो बड़ी सेलिब्रिटी थी, अदाकार थी, बड़ी मशहूर थी वहाँ की, और फिर वो पॉलिटिक्स में आई, साउथ इंडिया की थी, फिर वहाँ की तमिलनाडु की वजीर आला बनी, और एट द एंड ऑफ द डे उसने इतनी करप्शन की कि जेल में सजा काटी और अभी वो उसकी वफात हुई है, उसका हमें अफसोस है। पर ये सेम तरह का केस इमरान खान का भी है कि इन्होंने, अब मुझे तो नूरुल्लाह आरफी ये शक हो रहा है कि पाकिस्तान का वजीर आज़म अमेरिका की अदालत में फंस नहीं जाए, क्योंकि वो जो नकवी साहब है उसको शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ से, इंग्लैंड से अमेरिका एक्सेडेशन हो रहा है। तो उस सूरत में तो उसमें तो फंसेगा ये हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है सेलेक्टिव, और ये ऐसा नहीं हो कि अमेरिका जाने में लैटिन अमेरिका के जो हुक्मरान थे उसको मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत उठा कर लेकर जाता था। ऐसा नहीं कि वो नकवी की स्टेटमेंट पर ये हमारा वजीर आज़म भी चला जाए जेल पे, वो भी अल्लाह ना करे सर, अच्छा गुमान रखना चाहिए अल्लाह ताला से। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं अपने मौजूद मेहमान तहरीक इंसाफ के MNA अमजद अली खान साहब का सब्र आजमाने के लिए फिर कोशा होना चाहता हूँ। अमजद अली खान साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले जब आपसे बात हो रही थी, सर दावा ईमानदारी के बावजूद अदालत से इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट पब्लिक ना करने की इस्तदा शकूक व शुबहात को जन्म देता है। मेरे सरकार
बीआरटी के मामले पर भी अदालत से स्टे लेना और जा करके मिन्नतें तरले करना, सर पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह से चीज़ों को रुकवाना। फॉरेन फंडिंग का मामला इसी वजह से काफ़ी लहतोलाल का शिकार भी रहा है। सर जबकि मैं हैंडसम हूं और सादिक और अमीन भी हूं, तो फिर मुझे ये लहतोलाल करने की, ये डिले टैक्टिक्स यूज़ करने की ज़रूरत आखिर क्यों कर पेश आती है? आलिजा, पहली बात तो ये है कि हमने डीलिंग टैक्टिक्स की बात नहीं की। हमने कहा है कि जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं मेरे हजूर, उनको भी साथ ऑन बोर्ड ले लिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें जब एक साथ चलेंगी तो सबको मालूम भी होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और इन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इनके मफादात को केयर करते हैं और इनके इलेक्शंस में पैसा लगाते हैं, और बाकायदा फंड रेजिंग में, पॉलिटिकल फंड रेजिंग में क्या फ़र्क है जो एक साफ और शफाफ निज़ाम के तहत चल रहा है। अगर आपको उसको धूल उठा के उस सच्चाई को आप जितना भी छुपाना चाहें ना, वो कभी भी नहीं छुपेगी। ना हम पीछे हटने वालों में से हैं और ना इस टाइप की जो मीडिया ट्रोलिंग है उससे डरने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने कभी ज़िंदगी में इस टाइप का कोई सोचा भी हो। हमने इसलिए सिस्टम को भी इतना साफ और शफाफ रखा, उसके लिए बाकायदा अकाउंटेंट हैं, बाकायदा एक मैकेनिज़्म है, ताकि कभी भी, जैसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मनी ट्रेल मांगी, हमने वो रसीदें भी दी जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। और इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ जो है, जो कुछ भी मैं कहता हूँ कि ऑडिट में, फोरेंसिक ऑडिट में हमसे मांगा जाएगा, हम एक एक चीज़ को जस्टिफाई भी करेंगे। और जैसे कि हमने पहले कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो इल्ज़ाम हमारे पे लगा हुआ था वो हमने धो दिया है। उसके बावजूद ही इनको कोई चीज़ों की वजाहत मांगनी है तो वो भी हम दे देंगे, कोई ये बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमने इसका खैर मकदम किया है, कोई ऐसे हवा में बात तो नहीं की ना। राइट सर। कैसर अहमद शेख साहब, सर मैं फर्रुख हबीब साहब का, वज़ीर मुमलिकत हैं, काफ़ी हैंडसम वो भी हैं माशाल्लाह, उनका बयान पढ़ रहा था। उन्होंने आपकी पार्टी की क़यादत से अपील की है, बड़ी दर्दनाक किस्म की। उन्होंने कहा है कि जी आप पहले किसी हिंदू ताजिर का पता नहीं नाम लिया, मेरा ख्याल है कि वो उसके बारे में बताएं कि उसने आपको इतने इतने पैसे, रुपए, दीन धर्म, दीनार, डॉलर, पाउंड, यूरो क्यों कर दिए, किस खुशी में दिए। सर एक तो मुझे ये भी बता दिएगा ये नेकोकार कौन है कि जिनके एहतसाब के तमन्नाई है फर्रुख हबीब साहब, और दूसरा फर्रुख हबीब साहब इतनी दूर जा कर के इतना तक्कड़ कर रहे हैं। ये करीब में ही आरिफ नकवी वाला मामला था, अली जैदी ने यहीं इस्लामाबाद में एक ज़बरदस्त से स्टूडियो में बैठ कर के एतराफ़ जुर्म किया है। 21 लाख डॉलर कोई कम रकम तो नहीं है, उसका एहतसाब करना, उसका हिसाब किताब मांगना क्यों भूल गए? बस यही फर्रुख हबीब जो हैं वो मेरे अजीज हैं। मैं लेकिन वो सीधी जो बात है, बात को फिरा के ये कहते हैं जी दूसरी पार्टियों का भी एहतसाब किया जाए और चेक किया जाए। हमारा तो एहतसाब शुरू से हो रहा है। वो तो क्या कुछ नहीं हुआ कि एक बेटे की जो तनख्वाह नहीं ली गई उसके ऊपर मियाँ साहब की प्राइम मिनिस्ट्री चली गई, और कई अदालतों में और कई इंक्वायरियाँ हुई हैं। तो फर्रुख हबीब को तो ये बात अब पता नहीं क्यों, अभी तो आप बताइए ना अपने बारे में, 3.5 साल से आप इक़्तिदार में हैं और आपने कहा था कि हर चीज़ अगर कोई ज़रा भी कुछ चीज़ साबित हो जाएगी और मैं ये IMF के पास नहीं जाऊंगा और मैं ख़ुदकशी कर लूँगा और मैं डॉलर को रेट को तब्दील नहीं करूँगा और मैं महंगाई नहीं होने दूँगा और मैं बेरोज़गारी नहीं होने दूँगा और मैं 50 लाख नौकरियाँ दूँगा। वो मुझे आप बताइए ना क्या हुआ? ना यहाँ गैस है, ना बिजली है, ना गंदम का जो होने वाला है, गंदम को आपने फर्टिलाइजर नहीं है, उसके लिए कोई आप फसल ही नहीं हो रही। मैं खुद क्योंकि ये देखता हूँ अपने इलाकों में जाके, किसान परेशान है, उसको ब्लैक में सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ना तो फैक्ट्रियों के लिए गैस नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तो ये कहाँ आप पहुँचा रहे हैं लोगों को? और जो हालत बना दी है आपने करेंसी की, हाईएस्ट रेट है 167 168 रुपये, 177 178
डॉलर का रेट हो गया है, और जब हमने छोड़ा था तो 120 था। तो क्या जो आज आपने पॉलिसी रेट किया है वो हाईएस्ट है। महंगाई खुद आप स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट कह रहा है कि 12.5%, 22 महीने की हाईएस्ट हो गई है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ किस तरह है, इसलिए कि इन्फ्लेशन पे हम बात नहीं कर रहे इस प्रोग्राम में, बड़ा स्पेसिफिक हमारा एक एजेंडा है। आज हम सिर्फ एक फिक्रा कि अब करंट अकाउंट। जी प्लीज गो ऑन। जी मैं करंट अकाउंट की एक बात कर रहा हूँ। यही कहते रहे ना कि हमने ठीक कर दिया है। अब एक महीने की 8 अरब डॉलर इंपोर्ट हो गई है और सिर्फ 2 महीने का हमारे रिजर्व रह गए हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? कुल स्टेट बैंक के पास 16 अरब डॉलर रिजर्व है, 8 महीने की इंपोर्ट है। किसी भी मुल्क का 3 महीने से कम जब रिजर्व रह जाता है तो उसको कहते हैं वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है मुल्क। तो आप बताइए कहाँ आप हमें पहुँचा दिया है और क्या खुशहाली लानी थी। और ये नहीं सर, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद रखनी चाहिए। थोड़ा सा तवक्कुफ। करीम ख्वाजा साहब, सर ब्रेक की कॉल दी गई है, ब्रेक से वापस आता हूं तो आपसे कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है, साथ रहिएगा सर। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो ज्ञान पहुंचे। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सर ये मुझे बताइएगा ज़रा, इसरार फरमाया है अमजद अली खान साहब ने कि सब लोगों के खाते तमाम लोगों के खाते जो है वो एक साथ खुले ताकि लोगों को मालूम हो सके कि कौन कितने पानी में है। सर पीटीआई के साथ इस वक्त जो कुछ हुआ है इलेक्शन कमीशन की उस स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग में, उसकी रिपोर्ट में, सपोज मतलब क्या चाह रहे हैं ये कि कौन कितना बड़ा चोर है, कौन 2 नंबर का चोर है और कौन 3 नंबर का चोर है? मतलब क्या उनको इनाम मिलेगा? उससे क्या हो जाएगा? ये तो साबित हो गया ना कि कहीं झोल झाल है। अब कौन कितना बड़ा है ये चाह रहे हैं अमजद साहब? भाई इनकी मर्जी है। मसला ये केस हमने तो नहीं किया। इन्हीं के एक फाउंडिंग मेंबर मिस्टर अकबर बाबर साहब हैं, उन्होंने इन पर केस किया है और वो मेरे ख्याल से 2014 से चल रहा है और उन्होंने सब एविडेंस लेकर आए हैं। और सोने पर सुहागा ये है कि उसकी तस्दीक स्टेट बैंक ने कर दी है। फिर इन्होंने दरखास्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी दी है और एविडेंस नहीं दिए हैं। हम तो हाजिर हैं, 67 से पीपल्स पार्टी है, अगर ये कोई एविडेंस लाना चाहते हैं तो बिल्कुल दें और हम हाजिर हैं इस हवाले से। मेरे ख्याल से नून लीग भी हाजिर है इस हवाले से। पर ये तो खुद फंसे पड़े हैं, इन पर नहीं हमने किया है, नहीं नून लीग ने किया है, इन पर तो इनके अपने आदमी ने किया है। और दूसरी बात है कि वो प्रूफ कर रहा है और ये तो टाल मटोल से काम कर रहे हैं। सादिक और अमीन पता नहीं क्यों, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में एक ज़माने में 52 में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी, फिर ख़त्म हुई, उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी पर लगी और तीसरी माशाल्लाह इस पर पाबंदी लगने वाली है। क्योंकि ये लग ऐसा रहा है कि ये जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह फाइंडिंग्स दी है उसमें तो इस पर पाबंदी लगने वाली है इस पार्टी पर। तो अल्लाह रहम फरमाएगा सर, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। आखिरी बात, इनके जो सपोर्टर एंकर्स हैं वो तो इनको सजेशन दिए इमरान खान को कि भाई आप अपना जो है कोई और नई पार्टी बनाए क्योंकि इस पर पाबंदी लगने वाली है। साबिर शाकिर की स्टेटमेंट। सर अल्लाह को माने सर, मतलब आप कहाँ चले गए? मतलब अब मैं, आपने नाम ले लिया, अब मैं क्या कहूँ? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अमजद अली खान साहब, सर एक गुमराहकुन खबर मेरे सामने मेरे ईमान को मतलब मुतज़लज़ल करने के लिए और मौजूद है। सर बड़ी भयानक खबर है, बता रही है मुमताज़ मुस्लिम वो डोनर, वो नेकोकार जिनको वज़ीर आज़म हाउस में बैठे एक कैमरे ने कैद किया, वज़ीर आज़म के साथ बैठे हुए थे, गुफ्त शनीद चल रही थी, राज़ो नियाज चल रही थी, वो भी हैंडसम निकले। गोया उन्होंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 120 मिलियन का पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ फ्रॉड किया है। सर 2018 में सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था एक खबर के मुताबिक कि मौसूफ पाकिस्तान स्टील मिल्स का 120 मिलियन वापस करें, मगर वो वापस करने के बजाय मुस्कुरा गए। तो समझते हैं ना सर आप? पहली बात तो नूरुल अमीन कि आपका अगर ईमान इतना कमजोर है, नूरुल अरफीन आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप अगर ईमान डगमगा जाए
तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं? मैं ये नहीं कहता कि आपके सवाल ये निशान, लेकिन आपका ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी की मुस्कुराहट पे कुर्बान नहीं हो सकता, और उसके बारे में स्पोक्समैन ने बड़ी वजाहत से बता दिया है। ना तो इमरान खान साहब को किसी कोई जो डोनर होता है उसका पता होता है कि इसने कोई डोनेशन दी है, और ना ही देखे वो एक पाकिस्तानी जो है ओवरसीज सरमायाकार ज़रूर है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान के पास कोई हर एक का डाटा हाथ में और उनके बारे में पूछता पड़े कि तू कौन है, तू कौन नहीं है। अच्छा, आपकी इस बात को मैं मान लेता हूँ, मनोवन मान लेता हूँ। पता है क्यों? मेरी बात उसकी वजह है सर, बस एक छोटी सी बात करके, मैं इलेक्शन से पहले सर इलेक्शन से पहले एक ऐसे आदमी को इमरान खान के साथ खड़ा करके और पीटीआई का मफलर पहना दिया था जो अदाकारा शबनम के गैंग रेप के इल्जाम में जेल काट चुका था। ये तो बात मैं आपकी मानता हूँ, इमरान खान को हर एक का जाती डाटा तो नहीं पता। मेरी बात सुन लेना। दूसरी बात ये है कि इमरान हर जो है जिस फंक्शन में भी जाए, सबसे पहले वो सबको कहा जाए कि जी आप अपना डाटा हाथ में रखे, कि खान साहब पूरा आपसे वो तफसीलात मांग सकते हैं। नहीं, लेकिन वो तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आके बैठा था सर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 1-to-1 मुलाकात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिलना और इधर उधर मिलना। देखिए बात सुने ना, जो भी सरमायाकार होता है मिलता है, कोई ओवरसीज है, अगर उसका देखे कुछ उसके अगर किसी इदारों चेक नहीं होता, उसका कुछ आगा पीछा चेक नहीं होता कि कहीं कोई मफरूर तो नहीं है, वांटेड तो नहीं है। सुन लेना, देखे खान कोई उनसे ये तो नहीं पूछ रहा होता कि हाँ भाई बताओ तुम क्या कर रहे हो, बाहर की दुनिया को क्या कर रहे हो, पाकिस्तान में क्या। देखें जो भी पाकिस्तान सर खान तक एक्सेस देने वाले जो इदारे हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इदारे हैं, वो नहीं सुनते, वो नहीं देखते। लेना आप तो सुने ना, पहले आप सुन लें तो बाद में उनको भी बताएंगे ना। देखिए खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो किसी भी फंक्शंस में कोई भी अगर मिलना चाहता है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके दरवाजे खुले हैं। बाकी किसी को फैसिलिटेट ना करना वो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद पे है, और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसने कभी पर्सनल उस पर कभी फैसिलिटेट नहीं किया। हमेशा जिसने मुल्क और कौम के लिए काम किया है उसकी ज़रूर हौसला अफजाई की है। बाकी किसी की ज़बान पकड़ तो इंसान सकता नहीं, लेकिन इंसान का जो करैक्टर है कि इमरान खान अपनी तमाम लाइफ जो उन्होंने गुजारी है वो पाकिस्तान के लिए ही गुजारी है। राइट सर, अब थोड़ी सी मेरी भी गुजर जाए सर, अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें। मैं एक बड़ा अहम सवाल लेके जा रहा हूं आपकी इजाजत से। मतलब चाहते जो उनकी जो साबिका लाइफ है, क्या उस पे आप कांटा फेर सकते हैं? नहीं यार, नहीं ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं सर। और जब उनकी साबिका लाइफ ऐसी है कि उन्होंने ईमानदारी से गुजारी। नहीं, हमें साबिका नहीं, हमें तो मौजूदा ही खटक रही है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी सर, कैसर अहमद शेख साहब, सर आपसे ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि 3 मरतबा आपका वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार का झूला झूल करके और आज भी जो है वो मुल्क से बाहर है, 4थी दफ़ा की नंबर की तलाश में है। सर आप इस बात से शायद इनराफ कर सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जनरल नॉलेज के लिए, कोई भी फीका माजा ताया ऐरा गैरा नत्थू खैरा, चाहे उस पर कितने ही केसेस हों, चाहे उस पर कितने ही इल्ज़ामात हों, चाहे उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का कोई फैसला मौजूद हो, सर वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तमाम तर रुकावटों को पार करके वज़ीर-ए-आज़म के सामने 1-to-1 जाकर के मुलाकात कर सकता है। क्या इस किस्म का फालिज ज़दा लूला लंगड़ा सिस्टम हमारा है, या वाकई कोई चेक एंड बैलेंस होता है कि सामने वाले को परख करके फिर उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एंट्री दी जाए? क्योंकि मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म की सेहत और सलामती की फिक्र पड़ गई है ये बात सुन करके कि किसी फंक्शन पे अगर मुलाकात हो जाए। सर वो फंक्शन तो नहीं हो रहा था, वो तो सोफे पे बैठे हुए थे, सिर्फ लूडो नहीं था बीच में। नूरुल आरफीन अमजद मेरे दोस्त हैं, उनको सारा पता है। किसी ने वज़ीर-ए-आज़म से मिलना हो तो उनको कई किस्म की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, और फिर तो वज़ीर-ए-आज़म अब खुद कह रहे हैं कि मैं एहतसाब के नारे पे आया था और हम कुछ नहीं कर सके। ये तो फिर बातें इतनी क्यों की थी, इतने जो नारे लगाए थे कि मैं सारे मुल्क को साफ सुथरा कर दूंगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी को चेक ही नहीं कर सकते, किसी के बारे में पता ही नहीं कर सकते कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी डिटेल क्या है, क्या किसी कोर्ट से वो सज़ा याफ्ता है कि नहीं, और हर एक से आपने ले लेना, जो आपको पेश करेगा फॉरेन फंडिंग में आप उससे ले लेंगे फ़ंड, और फिर वही कारोबार में आएंगे। और आप देख तो रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो सारे माफियाज हुए हैं, ये क्यों हुआ है? अगर ये कुछ कर ही नहीं सकते थे और ये कहते थे कि हमें तो तजर्बा ही नहीं था, बाद में आगे पता लगा, तो फिर ये क्यों इतने नारे लगाए थे कि मैं 100 दिन में
ये कर दूंगा और मैं सारा एहतसाब कर दूंगा। अब तो खुद कह रहे हैं जी हम नहीं कर सके एहतसाब, तो फिर किस नारे पे आए थे? ये कर क्या सकें ये मुझे बता दें ना, अमजद साहब बता दें कि अभी तक 3.5 साल में इन्होंने कुछ किया है? ये खुद जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने ये कहा है कि करप्शन तो पहले से बढ़ गई, और ये करप्शन को ही साफ़ सुथरा करने आए थे। मुझे बताइए कि FBR में क्या कोई उन्होंने रेवेन्यू यानी करप्शन को कम कर दिया, और जो डबल इन्होंने रेवेन्यू करना था वो कर दिया? कोई चीज़ भी इनसे हुई है? तो ये फिर अब तो बातें हैं ना, अगर कोई भी मिल लेगा प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाएगा और उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा तो हमारे पाकिस्तान के फिर इदारे क्या कर रहे हैं? अल्लाह रहम करे सर, ये बड़ी खौफनाक बात की तरफ निशानदेही की है अमजद साहब ने। करीम ख्वाजा साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर बिल्कुल। करीम ख्वाजा साहब, सर एक सवाल रवा रवी में बस पूछना था। अली जैदी साहब का जो एतराफ़ जुर्म है उसी कंटिन्यूएशन में सर आरिफ नकवी जिसने झांसा दिया बिल गेट्स को, गिरफ्तार हुआ, जमाने भर की रुसवाई समेटी अपने दामन में, $21 लाख का, रुपए का नहीं डॉलर का, $21 लाख का अतिया देता है। चलो पॉलिटिकल पार्टीज एहतियात तो लेती हैं, ये कोई पहली पार्टी तो नहीं है, लेकिन यहां कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने मुजाहरा होता है और उस मुजाहरे के बाद जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जी भर करके नारे लग जाते हैं, तबर्रा हो जाता है जी 30 सेकंड, मतलब नाजरीन बात ही खत्म हो गई। उसके बाद के इलेक्ट्रिक के दफ्तर से जूसेस के डब्बे निकल करके आते हैं और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में बढ़ जाते हैं और बताया जाता है कि वो जूसेस के डब्बे जो है हदिया तहनीत हैं। अब ये अकल कन्फ्यूज़ आ गई है कि इतने मुख्तसर वक्त में मैं अपना गुफ्तगू कंप्लीट कैसे करूं और समअप करना है। नाजरीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अमजद अली खान साहब, करम शेख साहब और सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का मशकूर हूँ कि आपने अपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत उठा रखी। नाज़रीन कल इंशाअल्लाह बशरते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।